मतलब क्या करूंगा, देखो मैं ही खुद डिलीवर करूंगा ऑल टॉपिक्स, ओके। तो इसको इन डेप्थ माइट भी मैं क्या करूंगा, देखो डिलीवर करूंगा। सो तो ये किसी को भी बिल्कुल ये टॉपिक्स मैंने जो भी आपको कहे, देखो ये जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है बिल्कुल मिस नहीं करना, ओके। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क विद माइक्रो सर्विसेज, ओके। तो ये देखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ, ओके। उसके बाद में ये फ्रेमवर्क क्या है, इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन क्या करूंगा, देखो आज मैं डिलीवर करूंगा, ओके। सो तो जैसे कि आपने अभी तक जो प्रीरिक्विजाइट इसके लिए चाहिए ना, देखो तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये प्रीरिक्विजाइट अगर आपको आते हैं ना, देखो तभी आप ये अटेंड कर पाओगे, या आपको क्या हो जाएगा, देखो ये इसके बारे में समझ में आ जाएगा, ओके। तो स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज जो भी हम यहाँ पे स्प्रिंग बूट विद माइक्रो सर्विसेज पढ़ने वाले हैं, ओके। तो इसके लिए आपके पास कुछ प्रीरिक्विजाइट होने चाहिए, जैसे कि आपको कोर जावा का नॉलेज होना चाहिए, ओके। उसके बाद में एडवांस जावा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको जेडीबीसी एंड एचटीएमएल सीएसएस का भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एसक्यूएल एंड हाइबरनेट इसका भी नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि जहां तक मेरे को पता है, देखो यहाँ पे आपका सिलेबस ये कोर जावा हो चुका है, जेडीबीसी हो चुका है, हाइबरनेट एंड एसक्यूएल हो चुका है, ये एचटीएमएल सीएसएस आपको जल्दी ही हम मतलब पढ़ाया जाएगा, ओके। जब तक एमबीसी में इसकी जरूरत होगी तब तक ये आपको एचटीएमएल सीएसएस भी पढ़ाया जाएगा, या आपको यूट्यूब पे भी क्या मतलब जो प्रीवियस बैचेस के लिए पढ़ाया था वो क्या हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। तो आपको ये स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज अटेंड करने के लिए कोर जावा का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जेडीबीसी हाइबरनेट एंड एसक्यूएल एचटीएमएल सीएसएस का नॉलेज होना क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड ये ऑलमोस्ट सिलेबस में हमारे खत्म होने को है, और ये बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, देखो स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज को पढ़ने वाले हैं। तो उसमें कुछ मतलब एक 4-5 पार्ट मैंने इसमें क्या किया, देखो सिलेबस वाइज यहाँ पे बनाए हैं। तो एक फर्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा, देखो इसमें हम अभी स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट ये दो चीजें क्या है, देखो यहाँ पे डिफरेंट है। अब अगर आपको कंपैरिजन करना है इसका, तो आप जेडीबीसी एंड हाइबरनेट, ओके, ये क्या है देखो मतलब डिफरेंट है। तो वैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, ओके, थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट इनको करना होगा। जैसे हाइबरनेट इंटरनली जेडीबीसी को ही यूज करता है, वैसे स्प्रिंग बूट क्या करता है, देखो इंटरनली स्प्रिंग को ही यूज करता है। जेडीबीसी में क्या थे, देखो कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे आपको बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ रहा था, बहुत सारी क्वेरीज लिखने पड़ रहे थे, उसको हमने हाइबरनेट में ओवरकम किया। वैसे ही यहाँ पे क्या है, देखो स्प्रिंग के जो कुछ भी ड्रॉबैक्स है उसको स्प्रिंग बूट में क्या किया गया, देखो ओवरकम किया गया है। बाकी इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं, लेकिन कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हो तो इससे आप कर सकते हो, ओके। तो इनिशियली देखो जब तक आपको जेडीबीसी का नॉलेज नहीं है तब तक आपको हाइबरनेट अच्छे से समझ में नहीं आता है। वैसे ही जब तक आपको स्प्रिंग का नॉलेज नहीं है ना, देखो स्प्रिंग बेसिक्स एटलीस्ट, तब तक आपको स्प्रिंग बूट समझ में नहीं आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग बूट इंटरनली स्प्रिंग को ही यूज करने वाला है, ओके। बट तो बेसिक्स ऑफ स्प्रिंग हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले स्टार्टिंग के 15 डेज में आपको स्प्रिंग के बारे में बेसिक्स बताऊंगा, एंड उसके बाद में हम मूव करेंगे स्प्रिंग बूट। तो ये स्प्रिंग नॉर्मली इंडस्ट्री में अभी इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं, देखो अगर कंपैरिजन करोगे तो एक 10% स्प्रिंग का यूज है, 90% स्प्रिंग बूट के ऊपर ही आपको काम है। बट आपको इसका नॉलेज बेसिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम थे जो स्प्रिंग बूट में ओवरकम किए गए हैं, ये आपको कब पता चलेगा, जब हम स्प्रिंग के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे ना, देखो तो आने वाले 15 डेज में हम स्प्रिंग पढ़ेंगे, एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो मूव करेंगे देखो टुवर्ड स्प्रिंग बूट। सो बेसिकली स्टार्टिंग के डेज में पार्ट 1 में हम स्प्रिंग का बेसिक जैसे कि स्प्रिंग कोर देखेंगे, उसमें आईओसी क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, एटोवायरिंग क्या होता है, बिन लाइफ साइकिल क्या होती है, ये बेसिक्स स्प्रिंग के देखेंगे, ओके। देन उसके बाद में 15 दिन के बाद में हम मूव करेंगे देखो स्प्रिंग बूट की ओर। तो स्प्रिंग बूट में हम पढ़ेंगे देखो स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है, स्प्रिंग बूट के हमें क्या एडवांटेजेस मिलने वाले हैं, स्प्रिंग बूट स्टार्टर पॉइंट्स क्या होते हैं, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एप्लीकेशन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें वेबसाइट के थ्रू स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें आईडी के थ्रू इसका एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं,
देन एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन क्या होता है, एट द रेट कंपोनेंट का मीनिंग क्या है, एट द रेट कंपोनेंट स्कैनिंग क्या होता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाला फीचर हमें यहाँ पे कैसे बेनिफिट देने वाला है, देन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के पास जो रन मेथड है कैसे वर्क करता है, देन स्प्रिंग बूट में बैनर्स क्या होते हैं, रनर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन रनर क्या होते हैं, कमांड लाइन रनर्स क्या होते हैं। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, तो इसको एक इन डिटेल हमें पढ़ना है। एक अब 25 डेज 20 to 25 डेज में हम इसको कवर करने का क्या करेंगे, देखो नॉर्मली हम ट्राई करेंगे 20 to 25 डेज, क्योंकि अगर आपको ये वाला समझ में अगर मानकर चलो आपको आ गया ना देखो, तो आपके आगे वाले जो कुछ भी मॉडल्स है ना देखो, तो ये बहुत इजी आपको समझ में आ जाएंगे। बट आपको इसका नॉलेज परफेक्ट होना क्या है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे वाले पोर्शंस इसी के ऊपर डिपेंड है देखो, तो आपको समझ में नहीं आ जाएंगे। तो आपको इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मैं भी क्या करूंगा देखो, बेस्ट तरीके से आपको इस टॉपिक को डिटेल में क्या करूंगा देखो पढ़ाऊंगा। ओके, सो तो ये पहला पार्ट रहेगा देखो, इसको आप 20 to 25 डेज एक्सपेक्ट कर सकते हो लगेंगे। देन कमिंग टू दी स्प्रिंग डेटा जेपीए, तो ये स्प्रिंग डेटा जेपीए कैसे पिक्चर में आ गया, जैसे आपने सबसे पहले ये जेडीबीसी क्यों पढ़ा, देखो हमारे जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपने क्या किया देखो जेडीबीसी पढ़ा। बट जेडीबीसी में क्या थे देखो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि वहां पे बहुत बॉयलर प्लेट कोड हमें लिखना पड़ता था, बहुत सारे क्वेरीज हमें लिखने पड़ रहे थे। तो हाइबरनेट ने उसको क्या किया देखो, थोड़ा सा ओवरकम किया, कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स हमें अवेलेबल करके दे दिए जिसका हमें बेनिफिट मिला। बट अभी स्प्रिंग ने क्या किया देखो, नॉर्मली जेडीबीसी एंड हाइबरनेट इसका काम क्या होता है देखो, ये नॉर्मली यूज किए जाते हैं देखो परसिस्टेंट लेयर डेवलपमेंट के लिए। तो स्प्रिंग ने खुद का क्या किया देखो, स्प्रिंग बूट एंड हाइबरनेट छोड़ के खुद का एक मतलब मॉडल डेवलप किया जिसको कहते हैं देखो यहाँ पे स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट में हाइबरनेट भी यूज किया जाता है, कोई प्रोजेक्ट में स्प्रिंग डेटा जेपीए भी यूज किया जाता है। तो आपको हाइबरनेट का भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेटा जेपीए का नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले जेडीबीसी, देन हाइबरनेट, देन स्प्रिंग डेटा जेपीए। सो ये तीनों परसिस्टेंट लेयर डेवलप करने के लिए काम आने वाले हैं। ओके, तो हम इसको भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसको एक नियर अबाउट आपको क्या 15 डेज का टाइम क्या होगा देखो, मतलब यहाँ पे लगने वाला है। तो इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे, परसिस्टेंट लेयर क्या होता है, जब हम परसिस्टेंट लेयर डेवलप करते हैं तो कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करने हैं, देन यहाँ पे हाइबरनेट एंड डेटा जेपीए में क्या डिफरेंस है, देन स्प्रिंग डेटा जेपीए ने हमें कुछ प्रीडिफाइंड रिपोजिटरीज प्रोवाइड करके दिए लाइक कर्व रिपोजिटरी एंड जेपीए रिपोजिटरी। तो उसमें वो हम देखेंगे, उसके जो उसके अंदर जो हमें मेथड्स प्रोवाइड करके दिए हैं उसको प्रैक्टिकली अच्छे से देखेंगे। देन हम क्या करेंगे देखो, एंटिटी क्लास विद एनोटेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, देन हम कर्व ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे देखो बाय यूजिंग कर्व रिपोजिटरी एज वेल एज जेपीए रिपोजिटरी। उसमें देन हम पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग क्या होता है, जनरेटर्स का यूज क्या है, कस्टम जनरेटर्स क्या होते हैं, देन हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल एंड एप्लीकेशन डॉट वायरमेल फाइल का यूज कैसे कर सकते हैं, प्रोफाइल्स क्या होते हैं, देन हमारे एप्लीकेशन को अगर हमें डेटाबेस ओरेकल डेटाबेस यूज करना है तो उसके साथ इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है हमारे एप्लीकेशन का, देन माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो कैसे, देन एम्बेडेड डेटाबेस जो है एस2 डेटाबेस जो उसके साथ करेंगे, मोंगोडीबी मतलब ये डिफरेंट डेटाबेस के साथ हमारे एप्लीकेशन को कैसे इंटीग्रेट करना है। ये टॉपिक्स ऑल देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है देखो, ये टॉपिक भी क्या है देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको भी हम क्या करेंगे देखो बहुत पढ़ेंगे, और जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको हाइबरनेट एंड जेडीबीसी मतलब यूज करने का तुम्हारा मन भी नहीं करेगा। ये इतना क्या है देखो, मतलब इन्होंने हमें मतलब दे दिया है। ओके, तो इसको पढ़ने के लिए नियर अबाउट आप 15 डेज का टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे देखो 15 डेज में इन डिटेल में क्या करेंगे तो मतलब पढ़ने वाले। ओके, तो ये रहा देखो पार्ट सेकंड। उसके बाद में हम देखेंगे देखो स्प्रिंग वेब एमवीसी। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो। तो जब हमें स्प्रिंग वेब एमवीसी वाला मॉड्यूल पढ़ेंगे ना देखो, तो आपको एक एक्चुअल वेब एप्लीकेशन को कैसे वर्क करता है, जैसे कि मानकर चलो एक शादी.com वाला क्या है देखो यहाँ पे एप्लीकेशन है। ओके, तो ये शादी.com वाला जो कुछ भी एप्लीकेशन है यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। तो ये जब आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हो ना देखो, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में ये फॉर्म भी हम बनाएंगे, यहाँ से लेके हमारा ये जो रिकॉर्ड डेटाबेस तक बैकएंड में कैसे जाता है, डेटाबेस से यहाँ तक रिकॉर्ड हमें कैसे मिलता है, मतलब एक होल वेब एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है,
ये क्या हो जाएगा देखो, मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, मतलब एंड टू एंड पूरा जो वेब एप्लीकेशन है ना देखो, तो ये कैसे वर्क करता है। जब हमें स्प्रिंग वेब एमवीसी देखेंगे ना देखो, तो उसके अंदर आपको क्या हो जाएगा देखो, ये समझ में आ जाएगा जब हमें स्प्रिंग वेब एमवीसी पढ़ेंगे तो। ओके, सो उसमें हम बेसिकली इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखेंगे, उसके बाद में इसका आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मतलब एक भी इंटरव्यू नहीं होगा देखो जहां पे आपको ये स्प्रिंग वेब एमवीसी के आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाएगा। तो उसके कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे जैसे कि डिस्पैचर सर्वलेट क्या होता है, हैंडलर मैपर क्या होता है, कंट्रोलर्स क्या है, व्यू रिजॉल्वर क्या है, देने मैपिंग्स कैसे करनी है, देने स्प्रिंग ने कुछ हमें स्प्रिंग फॉर्म टैग लाइब्रेरीज प्रोवाइड करके दिए हैं, फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनाना है। तो हम जेएसपी सर्वलेट जेएसपी का यूज करके कुछ फ्रंट एंड के पेजेस भी बनाएंगे, उसके साथ थीम लिप का भी यूज करेंगे, उसके लिए कुछ हम वैलिडेशन लगाएंगे। देन मॉडल क्या होता है, मॉडल एट्रीब्यूट क्या है, देन एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी एनिमेशन क्या है, एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी एनिमेशन क्या है, इंटरसेप्टर्स कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, एक्चुएटर्स हमें कैसे यूज करते हैं। देन यहाँ पे स्प्रिंग एक्सेप्शन, एक्चुअल में इसमें एक्सेप्शंस कैसे हैंडल करने हैं, ये होल देखेंगे। बट जब हम एक पूरा स्प्रिंग वेब एमवीसी पढ़ेंगे ना देखो, तो एट द एंड एक होल वेब एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, ये क्या हो जाएगा देखो, मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे देखो, बहुत इन डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो ये भी मॉडल देखेंगे, तो इसको भी आप 15 डेज का टाइम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब ये 15 डेज का टाइम होगा देखो, देन स्प्रिंग डेटा जेपीए को पढ़ने के लिए हमें 15 डेज लगेंगे, और इसको आप 20 टू 25 डेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप ये तीनों पढ़ेंगे तो रेस्टफुल वेब सर्विसेज विच इज मोस्ट ट्रेंडिंग इन द इंडस्ट्री। बहुत अभी जो सारे मतलब प्रोजेक्ट्स देखो, स्प्रिंग एमवीसी के ऊपर भी कुछ प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री में डेवलप किए गए हैं, बट इंडस्ट्री में 90% प्रोजेक्ट जो डेवलप किए जाने तो रेस्टफुल वेब सर्विसेज की हेल्प लेके किए जा रहे हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हमें 20 डेज का टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 20 टू 25 डेज का टाइम यहाँ पे हमें इसको इन डिटेल में अगर हमें पढ़ना है तो क्या होने वाला देखो, मतलब यहाँ पे लगने वाला है। ओके, तो ये रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्या करेंगे देखो, हम डिटेल में मतलब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होते हैं, इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ये सोप बेस्ड वेब सर्विसेज क्या होता है, रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्या होता है। तो इसमें भी देखो 10% सोप बेस्ड वेब सर्विसेज यूज किया जाता है, वैसे ही 90% रेस्टफुल वेब सर्विसेज यूज किया जाता है जो हम पढ़ने वाले। तो इससे पहले हम सोप बेस्ड वेब सर्विसेज क्या होता है वो भी देखेंगे। देन इसका इंट्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इसके कुछ प्रिंसिपल्स है देखो। देन ये स्प्रिंग के साथ कैसे डेवलप करना है देखेंगे, इसका इंटरनल देखेंगे, एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, उसका रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, रिस्पांस स्ट्रक्चर क्या होता है, एचटीटीपी स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, स्टेटस मैसेजेस क्या होते हैं, देन गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये मतलब एचटीटीपी के रिक्वेस्ट क्या है वो देखेंगे। जेसन डेटा के साथ कैसे डील करना है, एक्सएमएल डेटा के साथ कैसे डील करना है बाय यूजिंग जैक्सन एपीआई, जेसन डेटा के साथ कैसे डील करेंगे। देन बाय यूजिंग एक्सएमएल जैक्सपी डेटा के साथ कैसे हम मतलब डील करेंगे। स्वैगर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम जो एप्लीकेशंस बनाएंगे उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, इसका यूआई कैसे एक्सेस करना है। पोस्टमैन मतलब ये दोनों देखो रेस्ट एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते देखेंगे। देन रियल टाइम में रेस्ट के साथ एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे रेस्ट क्लाइंट क्या होता है, देन जावा डॉट नेट क्लाइंट क्या है, अपाचे एचटीटीपी क्लाइंट क्या है, रेस्ट टेम्पलेट क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेब क्लाइंट जो अभी रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मोनो ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, ए टू जेड चीजें हम इसके साथ मतलब यहाँ पे डिटेल में देखने वाले। ओके, तो ये क्या करेंगे देखो, मतलब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आप एमवीसी पढ़ने के बाद में आप बोलोगे कि एमवीसी में बहुत ज्यादा एफर्ट्स हमें लेने पड़ते, रेस्टफुल में हमें यहाँ पे कोई भी एफर्ट्स लेने की क्या है देखो यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है देखो पढ़ने के लिए, तो इसको भी हम क्या करेंगे देखो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देन अभी कमिंग टू दी माइक्रो सर्विसेज। सो आपको रेस्टफुल वेब सर्विसेज आता है ना देखो, तभी आप माइक्रो सर्विसेज पढ़ पाओगे। एंड अभी 90% जो कुछ भी न्यू प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है तो ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को फॉलो करके क्या है देखो डेवलप किया जाता है। इसके भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। ओके, बट आपको एक इन शॉर्ट अगर मैं बताऊंगा तो क्या होगा देखो, रेस्टफुल वेब सर्विसेज में एक एपीआई है तो इसके अंदर मल्टीपल एपीआई होंगे, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है क्या करना है इसको भी हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, इस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के क्या ड्रॉबैक्स है, देन ये लोड बैलेंसिंग क्या है, देन माइक्रो सर्विसेज कैसे पिक्चर में आ गया, इसके एल्गोरिथम्स कौन से थे देखो, स्टिकी सेशन,
आईपी हैशिंग, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, उसके माइक्रो सर्विसेज के साथ जब हम वर्क करते हैं तो हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, माइक्रो सर्विसेज के क्या एडवांटेजेस है, उसका आर्किटेक्चर, देन यूरेका सर्वर क्या होता है, जो सर्विस रजिस्ट्री, देन एपीआई गेटवे क्या है, देखो जूल प्रॉक्सी उसके लिए यूज किए, कॉन्फ़िग सर्वर कैसे करने हैं, देन एट अ टाइम दो माइक्रो सर्विस का डेवलपमेंट कैसे करना है, इन दोनों में कैसे कम्युनिकेशन होता है, तो उसके लिए थिन क्लाइंट का कैसे यूज किया जाता है। देन आप यहाँ पे हम थोड़ा सा माइनर चेंज करेंगे, देखो तो एंगुलर 10 के साथ में हम यहाँ पे रिएक्ट के साथ क्या करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब फ्रंट एंड के लिए हम कौन सा फ्रेमवर्क पढ़ने वाले, देखो रिएक्ट, तो रिएक्ट के साथ कैसे इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, पीसी हब, या यहाँ पे देन पीसी हब अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, देन पीसी हब, देन माइक्रोसर्विस डिप्लॉयमेंट क्लाउड के ऊपर कैसे करना है, स्केलिंग क्या होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद में इसके अंदर एडमिन क्लाइंट, देन सर्किट ब्रेकर क्या होता है, देन स्लेव चिपकी सिक्योरिटी, OR2 जो JWT, ये डिटेल में देखेंगे, इसका यूनिट टेस्टिंग, मॉकिंग, ये सब करेंगे। देन अपाचे का आपका रेडिस कैशे, डॉकर, जेनकिन, सोनार, ये ऑल हम मतलब क्या करने वाले, देखो देखने वाले हैं। ओके, सो ये टॉपिक मतलब है ना, देखो आपको इन डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ के, मैंने अभी तक इस टॉपिक को क्या किया, देखो 12 बैचेस को, सॉरी 22 बैचेस को मैंने क्या किया, देखो ये सारा पढ़ा है। तो अभी तक का मेरा जितना भी बेस्ट नॉलेज मैंने 22 बैचेस में अभी इसके पढ़ा है, तो इसको क्या करूंगा, तो आपको मतलब मैं दे दूंगा। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो इसके सेशंस बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। ओके, 1 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को।
सो गाइस एक अर्जेंट काम आ चुका है, तो हम कल क्या करते हैं देखो, कल इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ा एक अर्जेंट काम आ चुका है, तो आज सिलेबस डिस्कस किया है देखो, इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।